हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था व्हाइटस्टोन सेतु प्रणाब। बाकी पहले अपने पास किरचॉफ के दोनों नियम हो गए थे। अब व्हाइटस्टोन सेतु अपने पास क्या है उसके बारे में। पहले अपने पास व्हाइटस्टोन सेतु बनाया था इंग्लैंड के वैज्ञानिक CF व्हाइटस्टोन सेतु ने। इंग्लैंड के वैज्ञानिक CF व्हाइटस्टोन सेतु ने 4 अज्ञात प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, एक धारा मापी और एक बैटरी जोड़कर परिपथ बनाया, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, जिसे हम व्हाइटस्टोन सेतु कहते हैं। यानी 4 प्रतिरोध लिए, एक बैटरी ली और एक अपने पास धारा मापी ली, जो इनको चारों को जोड़कर एक विशेष परिपथ बनाया, जिस परिपथ की सहायता से क्या अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। वो कैसे, वो एक बार देखना। यहाँ पे मैं पॉइंट लगा रहा हूं पहले, क्योंकि अपने पास ये चतुर्भुज आकृति में बनाना है। ये हो गया अपने पास PQ RS ABCD। अब देखो इसके विकिरण हो गए, एक तो AD BD हो गया, अरे AC हो गया। तो इसके बीच में हमने क्या जोड़ दिया, एक धारा मापी जोड़ दी। क्या जोड़ दी, धारा मापी जोड़ दी। कुंजी की कोई आवश्यकता नहीं है, जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़े। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक बैटरी जोड़ दी, एक कुंजी जोड़ दी। बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना ले लिया, A ले लिया। तो कुंजी को K को हम दबाएंगे, कुंजी K को दबाएं तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। परिपथ में धारा प्रवाहित हुई I। बिंदु A पर क्या मिल गई, इसको 2 मार्ग मिल गए, I1 और I2 में डिवाइड हो गई, I1 और I2 में डिवाइड हो गई। अब बात करते हैं वापस, यहाँ पे मान लो इसको वापस 2 मार्ग मिल गए, तो यहाँ पे इसमें चलेगी मान लो IG धारा चली गई, धारा मापी में कितनी चली गई IG, तो इसमें कितनी चली जाएगी वापस, फिर I1 माइनस IG धारा आ गई। इसमें अपने पास IG वापस दोनों आने वाले धारा मिल गए, तो इसमें क्या होगी I2 प्लस IG धारा चलेगी और वापस धारा क्या आ गई, I आ गई। डायग्राम समझ में आ गया। 4 प्रतिरोध है PQRS, 4 प्रतिरोध ले लिए। एक हमने क्या ले ली, बैटरी ले ली, एक क्या ले ली हमने, कुंजी ले ली, एक क्या ले ली, धारा मापी ले ली। इनको जोड़कर एक विशेष परिपथ बना लिया, जिस परिपथ की सहायता से अपने पास क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अज्ञात में क्या करते हैं, 4 प्रतिरोध है, 4 में से 3 तो ज्ञात होते हैं, एक क्या होता है, अज्ञात होता है। यानी 3 को हम ज्ञात मान होते हैं, एक को अज्ञात होता है, अज्ञात मान ज्ञात करें। चारों में से कोई सा भी अज्ञात हो सकता है, उससे कोई। अब देखो इसकी स्टडी एक बार वापस देखना, धारा का डिवाइडेशन क्या है। कुंजी को दबाएंगे, धारा प्रवाहित होगी, इससे धारा प्रवाहित होगी, तो अपने पास यहाँ पे आते बिंदु A पर धारा को कितने मार्ग मिलेंगे, 2 मार्ग मिलेंगे, I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे फिर अपने पास धारा को 2 मार्ग मिलेंगे और वही अपने पास क्या होगी, मान लो बेसिकली यहाँ पे चिन्ह लगाया मैंने अभी, बाकी अपने पास की कोई दिक्कत नहीं है, भाई इधर भी आ सकती है, इधर भी जा सकती है, कोई नहीं। I1 माइनस IG हो गया, इधर आ गई तो IG हो गया। अगर ये मान लो इधर जाती तो अपने पास ये इधर प्लस हो जाती है, वो कोई फर्क नहीं है। तो अब इसकी रचना व्हाइटस्टोन सेतु के बारे में हो गया अपने पास। अब पढ़ते हैं इसकी रचना। रचना में क्या होता है, 4 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध कौन कौन से, PQR व S, PQRS को
जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। पी क्यू आर एस को जोड़कर एक चतुर्भुज बना लिया। चतुर्भुज के विकिरण के मध्य क्या करते हैं, एक धारा मापी व दूसरे विकिरण के मध्य क्या जोड़ते हैं, एक बैटरी व कुंजी जोड़ देते। ये इसकी रचना होगी। बेसिकली कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। अब अपने पास 4 प्रतिरोध हो गए, चतुर्भुज बना लिया, विकिरण कौन सा बी डी के मध्य क्या जोड़ दिया, एक धारा जोड़ दी, धारामापी जोड़ दी, एसी के मध्य क्या जोड़ दिया, एक सेल जोड़ दिया, एक कुंजी जोड़। अब इसकी कार्य प्रणाली मान लो, सिद्धांत मान लो। कार्य प्रणाली कैसे कार्य करेंगे वो देखना। अब यहां पर ज़्यादा बोर्ड पे लिखो तो देखना, इसमें कुंजी के को बंद करने पर, कुंजी के को बंद यानी डांट लगाएंगे, करने पर परिपथ में धारा आई प्रवाहित होती है। हो गया। धारा आई को बिंदु ए पर 2 मार्ग मिलते हैं और धारा का I1 व I2 में बंटवारा हो जाता है। आई बात समझ में? देख रहा, कुंजी के को बंद करने पर यानी कोई डांट लगाने पर परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है, जो आपको दिख रही है आई धारा प्रवाहित हो रही है। धारा आई को बिंदु ए पर 2 मार्ग मिलते हैं और धारा का I1 व I2 में बंटवारा हो जाता है। आ गया। धारा I1 व I2 को क्रमशः बिंदु बी व डी पर 2 मार्ग मिलते हैं। 2 मार्ग मिलते हैं। समझ में आ गया? धारा I1 को और I2 क्या मिल रहे हैं? बिंदु ए, बी और डी पर क्या मिल रहे हैं? 2 मार्ग मिल रहे हैं। अब बात करते हैं I1 और I2 का। धारा I1 व I2 का बंटवारा निम्न स्थितियों में होता है। देखना, अब I1 और I2 यानी कौन सी धारा
का बंटवारा होगा और कौन सी धारा का बंटवारा नहीं होगा। वो निम्न स्थितियों में 3 स्थिति होती है जो पढ़ेंगे। ये अपने पास इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अपने पास जो दिखा बोर्ड पे 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज के विकिरणों के मध्य अपने पास क्या करते हैं, एक के धारा माप, फिर दूसरे के अपने पास क्या बैटरी और कुंजी जोड़ देते हैं। अब जैसे ही कुंजी कार्य जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं, कुंजी को बंद करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। धारा आई को बिंदु ए पर 2 मार्ग मिलते हैं, 2 मार्ग मिलते हैं, जिससे धारा का आई का I1 व I2 में बंटवारा हो जाता है। अब धारा I1 और I2 को क्रम से बिंदु B व D पर 2 मार्ग मिलते हैं, जिससे I1 व I2 का बंटवारा निम्न स्थितियों में होता है। अब कैसे क्या होता है वो अब देखना, ये इसकी थ्योरी होगी कंप्लीट। स्थिति फर्स्ट कैसे वो देखना। अब स्थिति फर्स्ट अपने पास ये है, जैसे बिंदु बी का विभव VB ज्यादा हो किससे, VD से। समझ में आ गया, यानी इसका विभव क्या हो, ज्यादा और इसका विभव कम हो। इस स्थिति में I2 का कोई बंटवारा नहीं होता है। इस स्थिति में I2 का कोई बंटवारा नहीं होगा क्योंकि अपने पास इसका विभव ज्यादा है। धारा I1 का कुछ अंश धारा मापी में प्रवाहित होकर विक्षेप, यानी कि विक्षेप आता है इसमें, विक्षेप उत्पन्न होता है। आई बात समझ में, यानी धारा चली गई इसमें, किसमें, धारा मापी में, तो इसका कुछ हिस्सा इसमें चला गया, वो कितना हो गया, I1 माइनस IG हो गया, ये जुड़ के वापस इसमें जुड़ जाएगा। समझ में आ गई पहली कंडीशन। स्थिति नंबर सेकंड क्या हो, VB कम हो किसे, VD से। इस स्थिति में अब क्या होगा, I1 का कोई बंटवारा नहीं होगा। अब की बार ये ज्यादा धारा किधर जाएगी, ऐसे जाएगी। I1 का कोई बंटवारा नहीं होगा, I1 का कोई बंटवारा नहीं होगा। और धारा I2 का कुछ अंश धारा मापी में प्रवाहित होकर, धारा मापी में प्रवाहित होकर धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न करता है, परंतु पहले से विपरीत। आई बात समझ में। अब की बार क्या है, इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगी, अब की बार धारा ऐसे प्रवाहित होगी, यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और विक्षेप आएगा पहले से विपरीत। क्यों, पहले धारा ऊपर से ऐसे आ रही है, ऊपर से नीचे, अब की बार क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, तो धारा पहले से क्या है, विपरीत है। तो 2 कंडीशन हो गई। कंडीशन नंबर 3, स्थिति थर्ड, VB बराबर VD।
वी बी बराबर वी डी, यानी दोनों के विभवांतर क्या हो, अब की बार बराबर हो, दोनों के विभवांतर क्या हो, बराबर हो। बराबर है तो वो क्या होगा, अब देखना, इस स्थिति में धारा का कोई बंटवारा नहीं होगा तथा धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसे संतुलन अवस्था कहते हैं। समझ में आया? दूसरी कंडीशन में क्या है, इसका विभव यानी कि बिंदु बी पर विभव और बिंदु डी पर विभव का मान क्या हो, बराबर हो। तो इसका मतलब दोनों तरफ से बराबर है, दोनों तरफ से बराबर है, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी आई जी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। आई जी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के विभव बराबर है, कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। इस अवस्था को कहते हैं संतुलन की अवस्था। क्या कहते हैं इसको, संतुलन की अवस्था कहते हैं। कौन से में, दोनों बराबर हो। अब इसकी डेरिवेशन सोल्व करेंगे, वो देखना। ये थ्योरी में आपको लिखना है, रचना होगी, कार्य प्रणाली हो गई। अब इसकी देखना संतुलन की अवस्था के आगे सोल्व करेंगे। की अवस्था में यानी कि वी बी बराबर वी डी, यानी दोनों के विभव बराबर है। अब देखना एक बार, यहाँ दोनों बिंदु उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो मतलब इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको कर सकते हैं क्या, वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी बराबर वी ए माइनस वी डी, यानी इनके सिरों के मध्य विभवांतर, इन दोनों के सिरों के मध्य विभवांतर। तो धारा कितनी है, I1, प्रतिरोध कितना है, P बराबर धारा कितनी है इसमें, I2 इंटू R। तो I1 बटे I2 बराबर क्या हो गया, R अपॉन P। इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई बात, यानी दोनों के भी। अब दूसरी बात, ये बिंदु उभयनिष्ठ, तो इनके विभवांतर भी क्या हो गए, बराबर। तो क्या हो गया, वी बी माइनस वी सी बराबर वी डी माइनस वी सी। तो इसका मतलब इसमें धारा कितनी है, क्योंकि ये तो जीरो हो गई, ये तो कितनी होगी, जीरो। तो अपने पास क्या हो गया, I1 कितनी होगी, I1। तो क्या हो गया, I1 क्यू बराबर, ये कितना हो गया, जीरो। तो ये क्या होगी, I2। तो I2 ये क्या है, S। I1 बटे I2, S अपनी जगह और क्यों ट्रांसफर कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर है क्या, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, R अपॉन पी, R अपॉन पी बराबर S अपॉन क्यू, S अपॉन क्यू। तो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको ऊपर ले जाऊं, R अपॉन S और P अपॉन क्यू, ये हो गया। समझ में आया। इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें कोई सा भी मान लो S अज्ञात प्रतिरोध, लास्ट होता अज्ञात प्रतिरोध है, तो S करेंगे तो S बराबर क्या हो जाएगा, देखना
आर है अपनी जगह, तो ट्रांसफर करेंगे, नीचे आ जाएगा P इंटू क्यू। आई बात समझ में? ये प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब ये सोच कि ये फॉर्मूला याद कैसे रहे अपने को ये फॉर्मूला याद कैसे रहे? तो वो याद करने का तरीका ये है कि अपने पास श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई भुजाओं का अनुपात शेष श्रेणी क्रम में जुड़ी गई भुजाओं का अनुपात, यानी ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है तो P अपॉन Q, ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में, तो R अपॉन S। यही है व्हाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत हो गया। आ गया अपने पास वही P अपॉन Q, P अपॉन Q, R अपॉन S। तो याद रखने का तरीका क्या हो गया? श्रेणी क्रम में जुड़ी भुजाओं का अनुपात शेष दो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। यही व्हाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ये बात समझ में? जैसे इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसा सा न्यूमेरिकल है, 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, 4 ओम है, 8 ओम है। धारा है, इसमें कोई धारा नहीं जा रही है, धारा इसमें प्रवाहित कितनी है? 0 है। तो ये मतलब संतुलन की अवस्था आ गई। तो इनका अनुपात यानी कि ये ज्ञात करना है, लिख दिया मैंने, R ज्ञात करना है। तो अपने पास 2/3 बराबर 5/R, तो R बराबर कितना हो गया? 5/2 इंटू 3, 5 3 15/2 यानी 7.5 ओम हो गया। ये अपने पास संतुलन अवस्था के लिए आ गया। चलो अब इसका एक दूसरा फॉर्मेट और होता है अपने पास व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए। व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए किरचॉफ प्रतिबंध यानी किरचॉफ के नियम से सोल्व करना। व्हाइटस्टोन सेतु की अवस्था, व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए किरचॉफ प्रतिबंध यानी कुल मिला के किरचॉफ नियम से इसको सोल्व करना है। किरचॉफ के नियम से क्या करना है? इसको सोल्व करना है। यानी थ्योरेटिकल से नहीं, अपने को डायरेक्ट डेरिवेशन हिसाब से यानी कि किरचॉफ के नियम से ही सोल्व करना है। वो सोल्व कैसे होगा वो एक देखना। अब जैसे अपने पास हो गया, ABCD I1 धारा, P प्रतिरोध।
I2 धारा क्यों पढ़ते PQRS। अब देखना है इसमें, अब अपने पास ये तो प्रतिरोध हो गए और इनको हम जोड़ दे किससे, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। कौन सी लगा, तो ये व्हाइट स्टोन सेतु बन गया अपने पास। तो इसमें से IG धारा दे दे इसको, तो इसमें क्या गया I1 माइनस IG, और इसको I2 दिया तो इसमें क्या हो गया I2 प्लस IG, वापस कितनी आएगी I धारा। अब देखना अब इसमें दो लूप ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, दो लूप, कोई से भी ले लो दो लूप। एक लूप ये ले लूं पहले, भाई इसमें अपने पास आ जाएगा। देखो अपने पास, देखिए पहले सिंपल वाले लूप से लेते हैं। लूप कौन सा, A B D A से समीशन E बराबर क्या होता है, समीशन IR। तो V कर लो, E कर लो, V वोल्ट था अपने पास, इस लूप में है क्या, नहीं है इस पहले लूप में, तो इसका मतलब क्या हो गया 0। अब किधर से चलोगे आप, इधर से चले या इधर से चले, A से B की ओर चले, तो ये किसका है पॉजिटिव, तो क्या हो गया I1P। इधर से आते हैं तो ये भी पॉजिटिव, धारा मापी का प्रतिरोध कितना G मान ले, प्लस IG प्लस ये विपरीत आ गया तो इसका क्या हो जाएगा माइनस I2, और ये कितना हो गया R। इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं लूप, कौन सा, ये वाला, कौन सा, ये वाला। तो क्या हो जाएगा B C D B से, इसमें भी कोई बैटरी नहीं जुड़ रही, 0। किधर से स्टार्ट करें इसको, इधर से कर ले या इधर से करते हैं। तो इसमें क्या है धारा प्रवाहित, I1 माइनस IG, प्रतिरोध कितना Q। अब आ जाओ, तो इसमें धारा ऐसे जा रही तो विपरीत आगे के तीर का निशान, माइनस I2 प्लस IG इंटू S। अब ये भी क्या आ गई विपरीत, तो क्या हो गया प्लस माइनस IG। इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में। इसके लिए लूप का नियम, फिर दोबारा किसके लिए लूप का नियम, इसके लिए। देखो इसमें कोई बैटरी नहीं है, देखो धारा ये अपने पास तीर के निशान चल रहे हैं, तो विभवांतर क्या आ गया इसका पॉजिटिव, तो I1P विभवांतर हो गया इस प्रतिरोध के सिरों पर। फिर ये इस डायरेक्शन में धारामापी का प्रतिरोध कितना बना G, प्रवाहित धारा कितनी है IG, तो क्या हो गया IG विभवांतर हो गया जो प्लस का है। अब आ जाओ इधर के आगे तीर के निशान से विपरीत, तो ये किसका हो जाएगा नेगेटिव का, धारा कितनी I2, प्रतिरोध कितना R, तो विभवांतर कितना हो गया I2R। इक्वेशन आ गई पहली अपने पास। दूसरा इसी प्रकार से इस लूप में, तो इसमें प्रवाहित इधर से स्टार्ट करें, बैटरी कोई है नहीं इस लूप में भी, तो इधर आते हैं तो अपने पास क्या था प्रवाहित धारा I1 माइनस IG, तो विभवांतर कितना हो गया I1 माइनस IG इंटू R, विभवांतर हो गया अपने पास, इसका हो गया पॉजिटिव है। अब तीर के निशान से क्या आ गए विपरीत आ गए, तो अपने पास क्या हो जाएगा माइनस का I2 प्लस IG इंटू S, विभवांतर हो गया। अब ये भी क्या आ गया विपरीत, तो क्या हो गया धारा प्रवाहित धारा IG है, IG इंटू G, ये विभवांतर हो गया। अब बात करते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में क्या होता है IG बराबर 0, IG बराबर 0, क्योंकि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित
नहीं होती। संतुलन की अवस्था में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, जिसे हम अपने पास क्या होता है आई जी बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया, बिंदु बी और डी के मध्य विभवांतर कितना हो गया, बराबर है। तो प्रवाहित धारा कितनी है, 0 है, और धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है। तो अब धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती, आपको एक बेसिकली आपको तरीका बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे पास ये कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है। अब विभवांतर की जगह हम फोर्स ले ले या कुछ दाब ले ले। जैसे इधर से फोर्स, मैं इधर से 5 न्यूटन से खींच रहा हूं, इधर भी क्या खींच रहा हूं मैं, 5 न्यूटन। तो एक दूसरे के विपरीत है और दोनों तरफ अपने पास क्या है, बराबर है। तो ये कहीं भी नहीं जाएगा, अपनी जगह स्थिर रहेगा। तो इसका मतलब इधर से विभवांतर दबा रहा है, इधर से भी दबा रहा है, तो धारा अपने पास किधर भी प्रवाहित नहीं होती। यानी विभवांतर दोनों तरफ बराबर हो गया, धारा प्रवाहित नहीं होती। अब बात करते हैं पुनः समीकरण 1 से। पुनः समीकरण 1 से आई जी बराबर 0 रखने पर, आई जी की वैल्यू कितनी रख दे, 0। तो 0 पहले से है ये, तो इधर तो I1P प्लस 0 इंटू जी माइनस I2R, 0 बराबर I1P माइनस I2R। तो इसका ट्रांसफर कर दूं, क्या हो जाएगा, I2R बराबर I1P। अब क्या कर ले, अब देखो डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं, मिटा देता हूं इसको, डायग्राम को मैं अब देखना, भाग देता हूं मैं, I1 बटे I2 निकाल लूं, I1 बटे I2। तो इसका मतलब क्या है, I1 अपनी जगह तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा R बटे P, R बटे P। इक्वेशन नंबर 3 आ गई अपने पास, आई बात समझ में। अब दूसरी पुनः समीकरण 3 से, 3 थोड़ी 2, समीकरण 2 से आई जी बराबर 0 रखने पर, आई जी बराबर 0 रखने पर, इधर तो अपने पास क्या है, 0 है, I1 माइनस 0, यानी इसकी वैल्यू क्या रख दी, माइनस की, आई जी की 0 इंटू क्यों माइनस I2, सॉरी I2 माइनस आई जी की वैल्यू कितनी, प्लस 0 इंटू एस माइनस आई जी की वैल्यू कितनी, 0 इंटू जी। तो ये अपने पास 0, ये क्या हो गया I1 क्यू माइनस I2S, ये क्या हो गया माइनस 0। इस वैल्यू को ट्रांसफर कर दूं, I2S बटे I2S बराबर I1 क्यू, तो I1 बटे I2। अब देखना S अपॉन क्यू, इक्वेशन नंबर 5 आ गई अपने पास, सॉरी 4 आ गई। अब देखो इक्वेशन 1 और 3, 3 और 4, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन बराबर है, I1 बटे I2 बराबर R अपॉन P बराबर I1 I2 बराबर क्या है, S अपॉन Q। तो अब देखना, इसको छोड़ देते हैं, तो अपने पास क्या है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। आया कि नहीं आया वापस, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई भुजाओं का अनुपात से श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई भुजाओं के अनुपात क्या होता है, तुल्य होता है। तो यानी व्हाइट स्टोन सेतु को हम
एक तो व्हाइटस्टोन के मेथड से विभवांतर अपने पास मान्य कर सकते हैं, दूसरा अपने पास किरचॉफ का प्रतिबंध लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको कुछ एक न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं इसका, वो कैसा क्या है। घन आकृति में अपने पास न्यूमेरिकल दे रखा अपने को, अपनी बुक का ही कुछ क्वेश्चन है ऐसा। देखना एक बार। ये अपने पास 4 ले लिए। अब घन बढ़ाने के लिए अपने को 4 और लेने पड़ेंगे। ये अपने पास प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, R है। ये अपने पास कोई घन है, उसके प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, R है। अब अपने पास R की वैल्यू कितनी है, सबका R बराबर है 1 ओम है। R बराबर कितना है, 1 ओम है। अब इसके विकिरणों के मध्य एक बैटरी जुड़ी हुई है, इस विकिरण के मध्य, इस विकिरण के मध्य, तो जोड़ दे। हो गया। इसका वोल्ट मान लिया 10 वोल्ट बैटरी है, क्या है ये, प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी है। आया क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या करना है आपको, 10 वोल्ट की बैटरी है तो धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें पहले बात तो अपने पास इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये इस घन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। नंबर 1 क्वेश्चन है तुल्य प्रतिरोध, पहला क्वेश्चन। नंबर दूसरा है प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा। अब इसका नामांकन कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे, A B C D E F G H कर दिया। यहाँ पे I लिख दो, यहाँ पे कुछ और लिख दो, ठीक है। तो अब इस घन का किन किन के A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अपने पास प्रत्येक भुजा में प्रवाहित धारा कितनी है। तो अब इसके लिए मानना पड़ेगा, माना इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 3I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 3I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे धारा को 3 मार्ग मिले, तो I में बट गई, ये भी I और ये भी I, क्योंकि अपने पास तुल्य प्रतिरोध सबका बराबर है। तो यहाँ पे वापस क्या बट गई, आधी आधी I/2 बट गई। यहाँ पे वापस क्या बट गई, I/2 होगी। अब देखना यहाँ पे I/2 और यहाँ से भी I/2, तो कितनी आ गई, I आ गई वापस इसमें। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें 2/2 तो I/2 है इसमें, और इधर भी कितनी है, I/2, और इधर कितनी आई, I आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगी, I/2, और इसमें भी क्या होगी, I/2, तो यहाँ भी क्या होगी, I होगी, क्योंकि I/2 ये मिल गई, ये मिल गई, और यहाँ पे भी वापस क्या आ गई, I आ गई, क्योंकि I/2 है ना इसमें भी। ये हो गया। अब I की वैल्यू ज्ञात कर लो और सब की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब अपने पास में कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लो। पहले इसमें एक बंद परिपथ ले लो आप, तो क्या ले लो, इसमें बंद परिपथ ले लो। बंद परिपथ कौन सा दिख रहा है, छोटे से छोटा बंद परिपथ ले लो जिसमें बैटरी भी आ जाए अपने पास, और जिसका वोल्ट कितना है, 10 वोल्ट विभवांतर है। इसको हम एक बार E मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। बंद परिपथ बताऊं मैं आपको, A I
ओ डी सी बी ए। तो इसमें 3 प्रतिरोध है, 1 2 3, 1 2 3, और एक क्या है, बैटरी है। तो देखना हल इसका सॉल्व क्या है, लूप इधर से स्टार्ट कर लूं, ए बी सी डी ओ आई ए, यानी ये वाला परिपथ ले लिया हमने, बाहर वाला, ठीक है, कोने वाला। तो इसमें देखना इधर से चलते हैं हम, सब में ऐसे चलते हैं, बैटरी पॉजिटिव, ई मान लेते हैं एक बार, ई बराबर 10 है तो ई मान लिया, दे रखा होगा अपने पास जो ई। अब बात करते हैं, यानी इसमें विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर आई आर, इसके सिरों पर विभवांतर आई बाई 2 आर, इसके सिरों पर विभवांतर प्लस आई आर। तो E बराबर क्या हो गया, 2IR प्लस IR बाई 2, ये हो गया, जुड़ गया ये। तो E बराबर क्या हो गया, 5/2, 5/2 IR। अब देखो इसको कैसे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने, 1। अब अपने पास 1 दे दी अपने पास को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, इसमें बात यह है कि तुल्य प्रतिरोध माना, तुल्य प्रतिरोध आर ई क्यू तथा प्रवाहित कुल धारा 3I हो। समझ में आई बात, तुल्य प्रतिरोध कितना, आर ई क्यू। तो अब देखना V बराबर क्या होता है, आई आर, V बराबर क्या होता है, आई आर, हो गया कंडीशन। अब इसमें देखना I की वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, I की वैल्यू पुट कर देंगे, या अपने पास E की वैल्यू पुट कर देंगे, किसी की कर लेंगे। तो अपने पास देखना E की वैल्यू, E I की वैल्यू कितनी, 3I है, R की वैल्यू कितनी है, R E Q है, R E Q है। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, R E Q की। अब देखना इसमें आगे, इसके यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ मैं, R E Q बराबर क्या हो गया, E/3I, E/3I। अब देखना इक्वेशन 1 से E की वैल्यू पुट करते हैं, समीकरण 1 से E का मान रखने पर तो R E Q, E की वैल्यू कितनी है भाई, 5/2, 5/2 IR बटे कितना है, 3I, I से I कट गया, R E Q बराबर 5/6, 3 दूनी 6, R की वैल्यू कितनी है, 1, R बराबर कितना है, 1 ओम है। तो वैल्यू पुट कर दो, R की वैल्यू 1 ओम। अब इधर से कोई आवश्यकता नहीं है, R की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। तो R E Q बराबर कितना हो गया, 5/6, 5/6 इंटू 1, 5/6 ओम, क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब बात करते हैं कि प्रवाहित धारा प्रत्येक शाखा में यानी I की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, वो देखना। I बराबर क्या होता है, V बराबर IR है, तो I बराबर क्या हो गया, V/R, V/R। तो V की वैल्यू कितनी है भाई, 10 दे रखी है बुक में अपनी में, कितनी दे रखी है, 10, और धारा की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, 5/6 कट गया, तो 3I बराबर 6, तो I बराबर कितना आ गया अपने पास, 2,
12, I बराबर 12/3 यानी कि 4 एम्पियर, यानी कि जिसमें I लिख रखा है उसमें तो 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, और जिसमें I/2 लिख रखा है उसमें कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर। कितनी हो रही है? 2 एम्पियर। अब सोच रहे हो कि अपने पास कहीं भी कैसा भी हो भाई तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होगा, नहीं, तुल्य प्रतिरोध का ये विकिरणों के लिए ही है। क्या है ये? विकिरणों। अगर यहां जोड़ दे कुछ अलग बनेगा, यहां जोड़ दे तो कुछ अलग बनेगा। तो आपको एक बार ये प्रोसेस करनी पड़ती है, किरचॉफ का नियम लगाना ही पड़ता है। और इसी के साथ अपना ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम मीटर सेतु पढ़ेंगे।